पत्नी का स्वाभिमान। रंजना हड़बड़ाती हुई घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर कमला जी पूछने लगी, ये कौन सा वक्त है बहू बाजार से घर आने का? भले घर की बहुएं सूरज ढले घर में घुसते अच्छे लगती हैं क्या? और तुम क्या लेने गई थी? तुम्हारे हाथों में तो कोई झोला दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये पर्स मटकाते हुए तफरी करने गई थी। कमला जी की पारखी नजरें अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक एक्सरे कर देख चुकी थी। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है? अच्छा, अब अपने बेटे के घर में आने से पहले तुमसे इजाज़त लेनी होगी। तुमसे पूछना होगा कि महारानी घर में मिलेंगे कि नहीं। ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहे आऊँ और जब चाहे जाऊँ, तुम्हें क्या? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बिल्कुल ये आप ही का घर है। बस आप अपने आने की खबर कर देती तो मैं आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले से करके रखती। रंजना ने बात को संभालते हुए कहा, अरे तुम क्या हमें चाय नाश्ता कराओगी? हमें पहले से ही अंदाजा था तुम्हारी कामचोरी का, इसलिए हम गांव से ही अपना खाना वाना लेकर आए हैं। और देखो, 1 घंटा हो गया यहाँ आए, तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं था, तो हमने चाय बनाकर भी पी ली। कमला जी गुस्से में बोली। तब बेटा राकेश बोला, माँ शांत हो जाओ, अब रंजना आ गई है ना, शाम के खाने की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चलो, आप थक गई होंगी, अपने कमरे में आराम करो। उसने रंजना की तरफ सब संभाल लूँगा ऐसा इशारा आंखों ही आंखों में कर दिया। अरे बेटा, मेरी थकान तो तुझे देखते ही उतर गई। चल, अब मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बोल। अपने साथ ही राकेश को अपने कमरे में ले गई। रंजना फटाफट हाथ मुंह धोकर रसोई में जुट गई। सबकी पसंद का खाना बनाया, खिलाया, साफ सफाई कर सुबह के नाश्ते के लिए सब्जियां काटकर आटा लगाकर अलग रख दिया। इसी बीच वो राकेश से बात करना चाहती थी, लेकिन मांझी ने ऐसा करने का एक मौका भी नहीं दिया। फिर उसने सोचा रात को कमरे में बात कर लेगी, लेकिन उन्होंने राकेश को अपने पाँव दबाने और घर की बातें करने में इतना समय लगा दिया कि राकेश अपनी माँ के साथ ही सो गया। रंजना को भी बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई। जो बात वो करना चाहती थी वो अधूरी रह गई। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट कुकर लगा, गैस पर सब्जी चढ़ा, परांठे बनाने लगी। मिक्सी में मसाला पीस ही रही थी कि रसोई में होती खटपट की आवाज़ सुन कमला जी भुनभुनाती हुई रसोई में आई और बोली, क्या बहू, ये सुबह से कुकर की सीटियां लगा रही हो, मिक्सी भुनभुना रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे 6 बजे उठने की आदत है। फिर ये सुबह से क्या लगा रखा है? क्या अपनी सास को थोड़ा सा चैन से नहीं सोने दे सकती तुम? मां जी, स्कूल ऑफिस का टिफ़िन, नाश्ता, खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर अभी से नहीं करूँगी तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। स्कूल 9 का, ऑफिस 10 बजे का, 5 बजे से ठंडा बसा खाना खिलाने की कौन सी आदत पड़ गई है तुम्हें? मेरे बेटे और बच्चों को तुरंत तवे से उतरे गर्मा गर्म परांठे खिलाया करो। और घर में ही तो पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी होगी भला? असल में पिछले 1 साल से रंजना साड़ी के शोरूम में नौकरी कर रही है, और ये बात उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताई थी। सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर बहुत कम आते जाते थे, इसीलिए इस बात की खबर अभी किसी रिश्तेदार को भी नहीं थी। और फिर बताती भी क्या, ससुराल वालों को बहू नौकरी करे ऐसा पसंद भी नहीं है। बहुत हिम्मत करके बोली, जी मुझे भी दुकान के लिए 9:30 बजे निकलना होता है। दुकान? कौन सी दुकान? सासू माँ ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मैं एक साड़ी के शोरूम में कंप्यूटर पर बही खाते देखती हूँ, मतलब नौकरी करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तक हमारे खानदान की किसी बहू ने नौकरी नहीं की और तुम साड़ियाँ बेच रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा छोटा काम करने की? हे भगवान! इसीलिए मैं राकेश से कहती थी गांव में ही काम संभाल ले, शहर जाकर नाक कटवाने की ज़रूरत नहीं है। जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई मेरे बेटे को जो अपनी पत्नी से काम करवाने लगा। जब मेरा बेटा लाखों में कमाता है, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी? मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम जैसी औरतें घर के कामों से बचने के बहाने ढूंढती हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए वो आवारा हो जाती हैं, बाजार में घर खानदान की इज्जत नीलाम कर देती हैं। अपनी माँ का चिल्लाना सुन राकेश भी रसोई में आ गया।
बस चुप हो जाओ माँ, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा रंजना के बारे में। अगर आपकी नज़रों में लायक बेटा हूँ तो मेरी नज़रों में मेरी लायक बीबी है। और क्या कहा? इसने आपके खानदान की इज्जत नीलाम कर दी दुकान पर साड़ी बेचकर। तो आपको बता दूं, रंजना कंप्यूटर पर काम संभालती है, मैनेजर है वहाँ की। आपको खबर भी है, आपके लायक बेटे को कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी इसने। जिस नौकरी पर आप इतना इतरा रही हो वो कब की जा चुकी है। अब आपका बेटा एक मामूली नौकरी के सहारे अपना परिवार चला रहा है। कंपनी में छटनी हुई जिसमें मेरी नौकरी चली गई, 1 साल तक मिली नहीं थी। तब रंजना ने एक स्टोर में नौकरी कर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा। यहाँ तक कि पापा के ऑपरेशन के 50,000 भी इसी ने भिजवाए थे। अरे तो तू एक बार मुझसे तो कहता, और तेरे भाई चाचा लोग मर गए हैं क्या? तूने अपनी तकलीफ़ बताई नहीं। अगर हम में से किसी को पता होता तो हम तेरी मदद करते। इतना बड़ा और रईस खानदान है हमारा, खेती बाड़ी है, भूल गया? तू बस इतना बता, बहू को बाहर काम करने की इजाज़त कैसे दी? तुझे अच्छे से पता है हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी तूने इतना बड़ा फैसला बिना पूछे ले लिया। और अब तो बुरा वक्त कट गया है, छुड़वा दे इसकी नौकरी, वरना तेरे घर और बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। कौन सा इसके 2-5 हज़ार से तेरे घर का खर्चा चलता होगा। अच्छा, आपको लगता है मैंने नौकरी जाने वाली बात किसी को नहीं बताई। बड़े भाई साहब से मैंने कुछ रुपए उधार मांगे। उन्होंने कहा इस बार सारी फसल उजड़ गई है, घर में 3 बच्चे, माँ बाबूजी हैं, सबका खर्चा चलाना है। तुझे पैसा दे दूंगा तो हम क्या साहूकार से उधार लेंगे? और चाचा, उन्होंने तो बात सुनते ही मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर किससे कहता, तुमसे, जिसे कोई बात समझ में आती भी है। ठीक है, आपके घर की बहू नौकरी नहीं करती होगी, मेरी पत्नी नौकरी करती है और मुझे उस पर गर्व है। जब सबने मुंह फेर लिया तब आपकी बहू ने पूरी दृढ़ता के साथ मेरा साथ दिया। मैं खुद उसके नौकरी करने के खिलाफ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपने आप को साबित करने के लिए मौका मांगा और घर गृहस्थी बच्चों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होकर भी दिखाया। रंजना की वजह से हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा और इसकी नौकरी ने हमारा स्वाभिमान भी बचाए रखा। जिसे जो कहना है वो कहे, मगर मुझे अपनी पत्नी का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने मेरे जीवन का सुख नहीं दुख भी आधा बांट लिया हो, उसका मुझे एहसानमंद होना चाहिए। माना आज मुझे रंजना की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मगर आज ये नौकरी उसका स्वाभिमान है जो कि मैं बनाए रखना चाहता हूँ। हो सकता है माँ, इसके स्वाभिमान से आपकी नाक कटी हो, लेकिन इसने मेरी नाक ऊंची कर दी है। इसलिए अब से मैं अपने घर के मामलों में किसी का दखल नहीं चाहूँगा। अगर किसी को इस बात से तकलीफ़ है तो मेरे घर आने, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं उन्हें कुछ समझ आया या नहीं, मगर अपने बेटे की बात सुन कमला जी आगे कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।